अमरावती क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज के हिंदी के सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे और परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से सर्वनाम को हम विश्लेषित करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन का एनालिसिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिमालय हुआ, वो व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम हुआ वो व्यक्तिवाचक है, उसके स्थान पर मैं वह बोल दूँ, मैं, तुम, आप, ये सब क्या है, किसी न किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम मतलब नाम संज्ञा होता है और ऐसा नाम जो सर्व हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसका मतलब सर्वनाम अनिवार्य रूप से संज्ञा के बदले में प्रयोग आने वाला शब्द है, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। मैं तुम बोलूं, आप बोलूं, यह बोलूं, वह बोलूं, तो जब मैं तुम, आप, यह, वह बोल रहा हूं तो इसमें किसी एक संज्ञा का नाम नहीं है, वो यूनिवर्सल नेम है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। याद रखिएगा, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होता है, इसके लिए आप अव्यय समास में जाके अव्ययी भाव समास देखिए, वहाँ पूरा डिटेल किया बताया गया है। सर्वनाम विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द उनको कहते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे राम विकारी शब्द है, संख्या है, राम आता है और सीता आती है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बदल गए ना। तो उसी तरह से सर्वनाम भी विकारी शब्द है। सर्वनाम अपनी संज्ञा के लिंग वचन कारक का अनुसरण करता है। सर्वनाम जिस संज्ञा के बदले में आएगा, जैसे सीता आती है और सीता के बदले में वह रखना चाहते हैं तो वह आती है, और राम आता है इसके बदले में वह रखना चाहते हैं तो राम आता है की बजाय वह क्या हो जाएगा, वह आता है। तो वह आता है ये भी सही है और वह आती है ये भी सही है। वह लिखता है ये भी सही है, वह लिखती है ये भी सही है। तो सर्वनाम जिस संज्ञा को रिप्लेस करते हैं, जिसके बदले में आते हैं, उसी के लिंग वचन कारक का अनुसरण करते हैं। तो ये सर्वनाम क्या है, एक संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, वो विकारी होता है और उसका लिंग वचन कारक भी होता है और वो अपनी संज्ञा के लिंग वचन कारक का अनुसरण करता है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, सबको पता है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। देखिए, इसको बहुत परिभाषा से आप समझेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। सर्वनाम क्या होता है ये आपको पता है, जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम जो निजता का बोध कराए, वो सर्वनाम जो निजता का बोध कराए उसे हम क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का बोध कराए उसे हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब आप निश्चित कर देते हैं सर्वनाम के माध्यम से तो वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो क्या है, सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो पदों को जोड़ते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। मैं फिर से बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, उनसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सर्वनाम जो निजता का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चय शब्द का मतलब आप जानते ही हैं, अनिश्चय का मतलब आप जानते ही। जैसे मैं बोलूँ यह किताब दो, यह दे दो, तो यह क्या है, यह किसी वस्तु के बदले में आया है, वो सर्वनाम हो गया। यह दे दो, लेकिन यह क्या करता है, निश्चित कर रहा है कि जिस पे कहा जा रहा है यह दे दो वही निश्चित चीज़ दी जाएगी, अन्य चीज़ नहीं दी जाएगी, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां आप निश्चित ना कर पाए, जैसे राम आया, यहां मैंने लिख दिया कोई आया, तो कोई क्या बता रहा है, आया तो, लेकिन आप निश्चय में नहीं हो कि कौन आया, इसलिए कोई आया ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन वह आया, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन आया। देखिए, राम की जगह राम आया, अगर हमें राम की जगह अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो कोई आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो कौन आया, निश्चयवाचक सर्वनाम तो यह आया या फिर वह आया। इस तरीके से आप देख रहे प्रयोग के आधार पर
संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़े और आपस में संबंध बनवाए, दो वाक्यों को जोड़े और आपस में संबंध बताए, उसे हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, मैंने कपड़ा खरीदा, एक वाक्य हो गया। कपड़ा महंगा था, दूसरा वाक्य हो गया। मैंने एक कपड़ा खरीदा जो महंगा था, तो जो किसके बदले में आ रहा है? कपड़े के बदले में। तो कपड़े के बदले में जो आ रहा है वो क्या हो गया? सर्वनाम। तो मैंने एक कपड़ा खरीदा, कपड़ा महंगा था, दोनों वाक्यों को हम जो से जोड़ दे रहे हैं। मैंने एक कपड़ा खरीदा जो महंगा था, तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यही देखिए कितनी आसानी से सर्वनाम के प्रकार समाप्त कर दिए गए। परेशान मत होइएगा। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आता है, निजता का बोध कराए, निश्चितता का बोध कराए, अनिश्चितता का बोध कराए, प्रश्न राय, और दो वाक्यों के बीच क्या है? संबंध जोड़ दे, दोनों पदों को जोड़ दे। और अब थोड़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में आता है। तो इनको एक एक करके अब हम समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराती है, व्यक्ति का बोध होता है। आप सीधे जान लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम आता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति और वस्तु और स्थान का नाम, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका प्रयोग जहां हम पुरुष जाति के लिए कहते हैं, उससे उसमें स्त्री और पुरुष दोनों होता है। पुरुष का मतलब आप ये ना समझ लें यहाँ पुरुष कॉमन है दोनों में, तो पुरुष जाति का बोध होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, और उनके लिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, उनके स्थान पर कोई शब्द प्रयोग करें तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, पुरुष जाति व्यक्तिवाचक, तो सर्वनाम पुरुषवाचक तीन प्रकार के हैं जो अभी हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, या मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो मैं एक व्यक्तिवाचक हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, आप व्यक्तिवाचक हैं, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो भी व्यक्तिवाचक है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन होते हैं भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता, कहने वाले, वक्ता और किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब मैं, तुम और वह, अगर मैं तीन चीज यूज करूं, मैं तो मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले, और वह क्या है? अन्य, जिसके बारे में बात हो रही है जो उपस्थित नहीं है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता, वक्ता और अन्य के बारे में किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये कई तरीके हैं जिनसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य। उत्तम को हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो कहता है, देखिए, जो कहता है, जो सुनता है और जिसके बारे में कहा जाता है, एकदम क्लियर कट है। जो कहता है, जिससे कहता है, जो कहता है उत्तम पुरुष, जिससे कहता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहता है वह अन्य पुरुष। फिर मैं कह रहा हूं, वक्ता, श्रोता और अन्य। अगर आपसे कोई बोले कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, और जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम की क्या बात है? मैंने कहा ना, कहने वाला, वक्ता जब बोलेगा तो उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, ये कारक के साथ है। सर्वनाम का लिंग वचन कारक होता है। मैं एक वचन और हम क्या हो गया? बहुवचन। तो मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको जब आ जाएगा तो इससे वक्ता का पता चलता है, और ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद मध्यम, श्रोता के लिए। मध्यम किसके लिए प्रयुक्त होता है? श्रोता के लिए। जैसे तुम, आप, तू, तुझे, तुम्हारा, इसका भी लिंग वचन कारक है, एक वचन बहुवचन है। तो मध्यम किसके लिए होता है? श्रोता के लिए। आप आसानी से जान सकते हैं। और जब हम अन्य पुरुष की बात करते हैं तो अन्य पुरुष जो श्रोता और वक्ता के मध्य उपस्थित न हो और जिसके बारे में बात की जाए। जो श्रोता और वक्ता के मध्य उपस्थित न हो और जिसके बारे में बात की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, उसने, यह, इसने इत्यादि। फिर उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम, निजता का बोध कराता हो। देखिए,
जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की इच्छा, संभावना आदि के अर्थ में प्रदर्शित करते हैं। हमें, तुम, अपने, आप। अगर मैं बोलूं अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं, तो स्वयं निजता का बोध कराता है, आप निजता का बोध कराता है, अपने आप निजता का बोध कराता है, निजी निजता का बोध कराता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये निजता का बोध करा रहे हैं। जहां पर वक्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है तो वो निजवाचक हो जाता है। स्वयं के लिए, अपने लिए आप या स्वयं का बोध करे तो वो क्या है? निजवाचक। मैं स्वयं वहीं से आया हूं। वाक्य देखिए, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, मैं आप वहीं से आया हूं। उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा था और आप चलते बने। और फिर अपनों से बड़ों का आदर करना उचित होता है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखिए, अपने से बड़े आ गया ना, या स्वयं से बड़े। अपने की जगह हम क्या बोल सकते हैं? स्वयं से बड़ों का आदर करना उचित होता है। फिर उसके बाद आता है आपके कई प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं। जब हम आपको यूटिलाइज करते हैं तो उसके कई प्रकार होते हैं, एक प्रकार नहीं होता। सर्वसाधारण के लिए भी आपका यूज होता है, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। आपसे बड़े या अपने से बड़े, तो ये सर्वसाधारण के लिए हुआ। फिर आप मध्यम पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है, तू की जगह। जैसे तू और तुम बोलते हैं, इसी को अगर सम्मान सूचक बोले तो क्या बोलते हैं? आप बैठिए, तुम बैठिए नहीं। अगर तुम बैठिए भी सही है, लेकिन अगर हम सम्मान सूचक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप बैठिए। तो आप मध्यम पुरुष भी हो गया। आप सर्वसाधारण को भी सूचित करता है, आप निजवाचक सर्वनाम को भी सूचित करता है, और आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन को भी सूचित करता है। जैसे महात्मा गांधी एक संत थे और आपने लोगों के कल्याण के लिए काम किया, तो महात्मा गांधी के बदले में क्या यूज हो रहा है? आप। तो इस तरह से आपके कई प्रयोग हैं। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, निजतावाचक, निश्चयवाचक, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के निराकरण के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग स्वयं की अवधारणा के लिए किया जाता है। तो आप अगर आप सर्वनाम के रूप में देखेंगे तो जरा ध्यान से चार्ट पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं। निश्चितवाचक सर्वनाम, यह निश्चय किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना की ओर। जब हम एकदम डेफिनिट हो जाते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, इसीलिए निश्चितवाचक सर्वनाम को हम डेफिनिट इंडिकेटर बोलते हैं। निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेफिनिट इंडिकेटर है, निश्चित संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वह, वे, ये, वे सब, ये सब क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना की तरफ निश्चितता से इशारा देते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चित हो जाए। कोई आया मेरे मन के द्वारे, व्यक्ति, वस्तु या घटना को अनिश्चित कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया मेरे मन के द्वारे, कुछ खाने को दे दो, किसी से बात कर लो, ये सब क्या है? अनिश्चितवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब प्रश्नवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं तो वाक्य को वो प्रश्नवाचक बनाएगा, लेकिन संज्ञा के बदले में आएगा। किसको? कौन? कोई आया मेरे मन के द्वारे अनिश्चयवाचक है, और कौन आया मेरे मन के द्वारे ये क्या है? प्रश्नवाचक है। तो देखिए, कौन, किसने, किस लिए, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जब ये किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए प्रयोग होंगे तो और प्रश्न बनाएंगे तो इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम करेंगे। दूध में क्या गिर गया, कौन आ रहा है, तो ये इसके उदाहरण हैं। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, इसे ध्यान से समझिएगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो दो पदों को जोड़ेगा। दो पदों को, मैंने एक परीक्षा दी, परीक्षा आसान थी। मैंने एक परीक्षा दी जो आसान थी, तो जो किसके लिए आया? परीक्षा के बदले में आया। तो वह सर्वनाम जो दूसरे के बीच संबंध को दर्शाते हैं या परस्पर संबंध का पता चलता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिसकी, सो, जिसने, जैसी, तैसी, जहां, वैसी, जैसा, ये सब क्या है? दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं। जो परिश्रम करेगा वो सफल हो जाएगा। राम परिश्रम करेगा, राम सफल हो जाएगा।
तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जो परिश्रम करेगा, दोनों जगह राम परिश्रम करेगा, राम सफल हो जाएगा, उसकी जगह सर्वनाम यूज हो रहा है, जो परिश्रम करेगा वो सफल हो जाएगा। वह जो बैठा है वो मेरा भाई है ना, जोड़ रहे हैं ना दो पदों को। इस तरीके से दो पदों को ये जोड़ते भी हैं और उन संज्ञा के बदले क्या आता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा ना, मैंने एक परीक्षा दी, परीक्षा आसान थी, तो परीक्षा की जगह आप सर्वनाम यूज करें। मैंने एक परीक्षा दी जो आसान थी। मैंने एक किताब खरीदी जो अच्छी थी, तो जो किसके बदले में आया, किताब के बदले में, और दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैंने व्यंजन खाया जो स्वादिष्ट था, तो जो किसके लिए आया, व्यंजन के लिए। तो इस तरीके से आप संबंधवाचक सर्वनाम जान सकते हैं। फिर ये एक चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप देखिएगा। यहाँ ये जो है उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम, मध्यम और अन्य एक वचन में दिए हैं। फिर उसी तरह से बहुवचन है, उत्तम का बहुवचन है, मध्यम का बहुवचन है और अन्य का बहुवचन है। देखिए, संज्ञा का लिंग वचन कारक होता है और सर्वनाम भी अपने संज्ञा के जिनके बदले में वो प्रयोग किया जाता है उनके लिंग वचन कारक का अनुसरण करता है। तो कारक के रूप में याद रखिएगा, सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम का याद रखिएगा, सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। और कारक समझने के लिए आप कारक वाला वीडियो देखें, कारक वाला लेक्चर देखें, जिसमें कारक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता, लेकिन कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण, अपादान, संबंध और अधिकरण तो होता है ना। तो मैं का कर्म कारक मुझे और मुझको, अगर मैं का संप्रदान कारक तो मेरे लिए, मुझे या मुझको। ये जब आप पढ़ लेंगे इसको आसानी से, मैंने कारक भी समझाया है। और ये सर्वनाम का कारक संबंधी एक वचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का चार्ट है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो वाक्य का जब पदान्वय करना होगा, एनालिसिस ऑफ दिस सेंटेंस करना होगा, तब आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद है सर्वनाम का भय आपके दिमाग से समाप्त हो चुका होगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, जो निश्चित करे सर्वनाम निश्चयवाचक, जो निश्चित ना करे वो अनिश्चयवाचक। देख रहे हैं आप, जो दो वाक्यों को जोड़े और संज्ञा के बदले में आए वो संबंधवाचक, जो व्यक्तिवाचक के बदले में आ जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, जो संज्ञा के बदले में आए और प्रश्न बना दे वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और जो निजता का बोध कराए, स्वयं और आप आ जाए, निजी आ जाए, तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया और इसके लिंग वचन कारक हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, आपके कमेंट वेलकम हैं। धन्यवाद।